जादुई मैगी की गुफा। सीतापुर नामक गांव में ऋचा अपनी नानी के साथ रहा करती थी। ऋचा के माता पिता की मृत्यु काफी समय पहले ही हो चुकी थी। तब से ऋचा अपनी नानी के साथ उनके गांव में ही रहा करती थी। उसकी नानी बहुत ही गरीब थी और वो दूसरों के खेतों में काम करके अपना और अपनी नातिन ऋचा के खाने पीने का इंतजाम किया करती थी। ऋचा गांव के ही एक सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। उसके साथ उसके पड़ोस में रहने वाली एक दूसरी लड़की जिसका नाम प्रिया था, वो भी उसी स्कूल में पढ़ा करती थी। प्रिया गांव के अच्छे परिवारों में से एक सेठ की बेटी थी, इसलिए उनके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, जिसका उसे बहुत घमंड था और इस वजह से वो ऋचा को आए दिन नीचा दिखाने की कोशिश किया करती थी। प्रिया ना तो स्कूल में ऋचा से बात करती और न ही घर आने के बाद पड़ोस के सभी बच्चों के साथ उसे खिलाती। उसकी इस आदत की वजह से ऋचा को बहुत बुरा लगता था, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। वो इतनी मजबूर थी कि उसके घर में आने वाला खाने पीने का सामान प्रिया के खेतों से ही आता था, इसलिए वो उसे कभी कुछ नहीं कह पाती थी और चुपचाप प्रिया की सारी बातों को सुन के बैठ जाती थी। लेकिन एक दिन जब उससे सहा नहीं जाता तो वो अपनी नानी से कहती है, नानी, प्रिया मुझे बहुत परेशान करती है। सुबह स्कूल में भी मुझे बाकी बच्चों के साथ मिलकर चिढ़ाती रहती है और घर आने के बाद वो पड़ोस के सभी बच्चों के साथ खेलती है, लेकिन मुझे ना तो खुद खिलाती है ना उन बच्चों को अपने साथ खेलने देती है। आप ही बताइए कि अब मैं क्या करूं? बेटी, तुम तो जानती हो हमारा अपना कोई खेत तो है नहीं जिसमें खेती करके हम अपने घर का गुजारा चला पाए, इसलिए मुझे प्रिया के पिताजी के खेतों में काम करके ही अपने घर का राशन पानी इकट्ठा करना होता है। ऐसे में यदि तुम उससे लड़ाई झगड़ा करोगी तो बात आगे भी बढ़ सकती है, इसलिए बेहतर यही है कि तुम उसकी बातों को नजरअंदाज करो और खुशी खुशी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। ठीक है नानी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आज के बाद मैं कभी भी प्रिया की बातों की वजह से गुस्सा ना करूं और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान दूं। नानी की इस तरह की बातें सुनकर ऋचा अंदर से बहुत दुखी हो जाती है, लेकिन मजबूरी की वजह से वो प्रिया से कुछ नहीं कह पाती और चुपचाप अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू कर देती है। इतना सब करने के बाद भी एक दिन जब प्रिया की माँ उसके लिए मैगी बनाती है तो प्रिया मैगी को प्लेट में डालकर बाहर बैठकर खाने लगती है और ऋचा को खाते खाते चिढ़ाते हुए कहती है, देख ऋचा, आज मेरी माँ ने मेरे लिए कितनी स्वादिष्ट मैगी बनाई है। क्या तेरी जैसी गरीब लड़की की औकात है इतनी स्वादिष्ट मैगी खाने की? तुम लोग तो बस 2 वक्त की रोटी खा लो, वही बहुत बड़ी बात है, और वो भी तुम्हें सिर्फ हमारी वजह से ही मिल पाती है। अब भला मैगी तो हमारे खेत में नहीं उगती जो मैं अपने पिताजी से कहकर तुझ गरीब के भी घर भिजवा दूं और तू भी इतनी स्वादिष्ट मैगी बनाकर खा सके। होगी तेरी मैगी स्वादिष्ट, पर मुझे तो नहीं खानी, और न ही मैं तेरी जितनी लालची हूँ कि कोई चीज खाओ और दूसरों को दिखा दिखा कर चिढ़ाऊं। तो तू अपनी मैगी अपने पास ही रख और तू ही खा। ऋचा प्रिया को ये सब बोल तो देती है, लेकिन उस मैगी की खुशबू और उसका स्वादिष्ट सा रंग देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है। वो सोचती है कि काश वो भी इतनी स्वादिष्ट मैगी बनाकर खा पाती। ये सोचकर वो अपनी नानी के पास जाती है और कहती है, नानी, आज प्रिया की माँ ने उसके लिए बहुत ही स्वादिष्ट मैगी बनाई है और वो मुझे दिखा दिखा कर चिढ़ा कर खा रही थी। उसकी मैगी देखकर मेरा भी मैगी खाने का मन कर रहा है। क्या आप मुझे कुछ रुपए देंगी ताकि मैं भी बाजार से मैगी लाकर बनाकर खा सकूं? बेटी, वो बड़े लोग हैं, उनके घर में रुपए पैसों की कोई कमी नहीं है, इसलिए वो जो चाहे वो खरीद कर खा सकते हैं, लेकिन हम लोगों को तो अनाज भी बहुत मुश्किल से नसीब होता है, इसलिए मेरे पास तुम्हें देने के लिए रुपए नहीं है। नानी की बातें सुनकर ऋचा बहुत उदास हो जाती है और वो नानी से गुस्सा होकर बड़बड़ाते हुए घर से निकल जाती है। गुस्से में काफी दूर तक चलने की वजह से उसे पता ही नहीं चलता कि वो कब चलते चलते जंगलों में पहुंच गई। वहां पहुंचकर जब उसे होश आता है और उसका गुस्सा थोड़ा ठंडा हो जाता है तो वो एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है
और रोते हुए कहती है, हे भगवान, आपको ये सब मेरे ही साथ क्यों करना था? आपने मेरे माता पिता को मुझसे छीनकर मेरे साथ बहुत गलत किया है। सभी बच्चे अपने माता पिता के साथ खुश रहते हैं और अपनी पसंद की सारी चीजें खाते और पीते हैं, लेकिन मैं अपनी किसी भी इच्छा को पूरी नहीं कर पा रही हूँ। आज प्रिया को मैगी खाते देखकर मेरा बहुत मन कर रहा है कि मैं भी मैगी खा पाती, लेकिन ना तो मेरी नानी के पास इतने पैसे हैं कि वो मुझे मैगी लाकर दे सके, और ना ही मेरे माता पिता है जो मेरी इस इच्छा को पूरी कर पाए। आप प्लीज मेरी कुछ मदद कीजिए। ऋचा को रोता हुआ देखकर उस पेड़ में से एक परी प्रकट होती है और वो ऋचा से कहती है, बेटी, मैंने तुम्हारी पूरी बात सुन ली है। मैं जानती हूँ कि तुम बिन माँ बाप की बच्ची हो और तुम्हें मैगी खाने की इच्छा हो रही है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मैं एक परी होने के नाते गरीब और अनाथ बच्चों की मदद करती रहती हूँ, ताकि उन्हें कभी उनके माता पिता की याद में रोना ना पड़े और उनकी भी सभी इच्छाएं पूरी हो सके। इसलिए मैं तुम्हें एक ऐसी गुफा बताऊंगी जिसमें काफी सारी मैगी तुम्हें अपने लिए मिल जाएगी। साथ ही तुम अपने अलावा और भी गरीब और अनाथ बच्चों की मदद भी कर पाओगी, और ऐसे तुम अपनी भी इच्छा पूरी कर लोगी और दूसरे गरीबों की भी इच्छाओं को पूरा कर पाओगी। इतना कहकर परी ऋचा को जादुई मैगी की गुफा का रास्ता बता देती है, जो कि जंगल के अंदर से होते हुए नदी पार करके दूसरी तरफ होती है। परी के रास्ता बताने के बाद ऋचा परी से कहती है, परी रानी, आपने मुझे उस जादुई मैगी की गुफा का रास्ता बताकर मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब उस जादुई मैगी की गुफा की मदद से सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि मेरे जैसे और भी गरीब और अनाथ बच्चों की मदद कर पाऊंगी और उनकी मैगी खाने की इच्छा को पूरी कर पाऊंगी। ऋचा के इतना कहते ही परी वहाँ से गायब हो जाती है। उसके बाद ऋचा उस जादुई मैगी की गुफा की तरफ चल देती है और कुछ ही देर में वहाँ पहुँच जाती है। वहाँ पहुँचकर वो देखती है कि उस जादुई मैगी की गुफा में चारों तरफ मैगी के ढेर सारे पैकेट लटक रहे थे। वो देखकर वो बहुत खुश हो जाती है और उनमें से काफी सारे मैगी के पैकेट अपने साथ ले आती है। मैगी बनाकर खा लेती है और अपने खाने की इच्छा को पूरा कर पाती है। उसके बाद वो एक मैगी की दुकान भी खोल लेती है, जिसमें वो गरीब और अनाथ बच्चों को मुफ्त में मैगी बनाकर उन्हें खाने को देती है। इस प्रकार वो अपने साथ साथ और भी गरीब और अनाथ बच्चों की इच्छाओं को पूरा करके खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगती है। जादुई सिलाई मशीन। एक गांव में एक जूली नाम की लड़की रहती थी। जूली अपने माता पिता के साथ रहती थी। वो लोग बहुत ही गरीब थे। उन लोगों का जीवन बहुत ही कठिनाइयों से भरा हुआ था। वो लोग इतने गरीब थे कि उनका अपने घर का खर्चा भी नहीं चल पाता था। यहाँ तक कि उनके घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं था। पर जूली को बचपन से ही सिलाई करने का बहुत शौक था, लेकिन गरीबी के कारण जूली के घर में सिलाई मशीन नहीं आ रहे थे, इसलिए वो सिलाई नहीं कर पाते थे। इस वजह से जूली हमेशा उदास रहा करती थी। फिर एक दिन वो अपनी माँ के पास जाती है और अपनी माँ से बोलती है, माँ, मुझे सिलाई मशीन चाहिए। आप तो जानती है ना कि मुझे सिलाई करने का कितना शौक है। माँ, आप मुझे सिलाई मशीन दिला दीजिए ना। बताइए ना, आप मुझे सिलाई मशीन कब दिलाएंगी? बेटा, तो जानती है ना हमारे घर में पैसों की अभी कितनी जरूरत है और गरीबी के कारण घर में राशन भी नहीं है, और तुम सिलाई मशीन लेने के लिए कह रही हो। बेटा, सिलाई मशीन लेने के लिए बहुत पैसा चाहिए। उतने पैसे अभी हम लोगों के पास नहीं है और मैं तुम्हें सिलाई मशीन नहीं दिला पाऊंगी बेटा। हमेशा की तरह जूली इस बार भी वहाँ से नाराज होकर चली जाती है। जूली इस बात से बहुत नाराज थी कि उसकी माँ उसे सिलाई मशीन नहीं दिला रही है। जूली परेशान होकर जंगल की ओर निकल जाती है। जूली जब जंगल की ओर जा ही रही होती है
तो उसे रास्ते में एक टूटी फूटी सिलाई मशीन दिखती है। उस मशीन को देखकर जूली बहुत खुश होती है, पर वो टूटी हुई होती है। जूली वहीं पर बैठकर मशीन को अपने कपड़ों से अच्छे से साफ करके उसके नट बोल्ट ठीक कर लेती है और उसे उठाकर अपने घर ले जाती है और घर आकर अपनी माँ को सिलाई मशीन के बारे में बताती है। बेटा, ये तो बहुत अच्छा हुआ, हम तुम्हें सिलाई मशीन नहीं दिलवा पा रहे थे तो भगवान ने तुम्हारी सुन ली और तुम्हें सिलाई मशीन मिल गई। जूली उस मशीन से सबसे पहले अपनी माँ की पुरानी साड़ी से एक फ्रॉक सिलती है। वो पुरानी साड़ी बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत फ्रॉक में बदल जाती है। फिर कुछ दिन बाद जूली अपनी कुछ फ्रेंडों के घर जाती है और उन लोगों को अपनी सिलाई के बारे में बताती है। और हाँ पूजा, तुम लोगों को कोई भी कपड़े सिलवाने हो तो तुम लोग बस मेरे पास लेकर चली आना, मैं तुम लोगों के कपड़े जरूर सिल दूंगी। ठीक है जूली, हम लोगों को अब कोई भी कपड़ा सिलवाना होगा तो हम तेरे पास ही आएंगे। हाँ हाँ, हम तुम्हारे पास कपड़ा सिलवाने के लिए जरूर लेकर आएंगे। फिर एक दिन जूली सिलाई कर रही थी। उसने बहुत ही सुंदर प्यारा सा गाउन सिला जिसका डिजाइन दिखने में बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था। जूली अपने बनाए हुए इस गाउन को बड़े ही गहराई से देख रही थी और देखते ही देखते उसे अचानक एक आवाज सुनाई देती है, कोई है। तब जूली उठकर अपने दरवाजे पर जाती है। वहाँ एक छोटी सी बच्ची जूली से बोलती है, दीदी, मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है? मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, क्या दीदी तुम मुझे खाना खिला सकती हो? हाँ हाँ, मैं तुम्हें खाना खिला सकती हूँ, तुम यहीं रुको, मैं अभी खाना लेकर आती हूँ। जूली उस छोटी सी बच्ची को खाना देती है। वो छोटी सी बच्ची खाना खाकर उसकी आंखों के सामने से अदृश्य हो जाती है। अरे, ये बच्ची अचानक कहाँ गायब हो गई? जूली को कुछ भी समझ नहीं आता है कि वो छोटी सी बच्ची अचानक कहाँ गायब हो गई। फिर जूली वापस कपड़े सिलने के लिए बैठ जाती है। फिर तुरंत ही उसके दो सहेलियाँ उसके घर पर कपड़े सिलवाने के लिए आती है। जैसे ही उन लोगों की नज़र जूली के बनाए हुए उस गाउन पर जाती है, फिर एक सहेली जूली से बोलती है, जूली, ये गाउन तुमने सिला है क्या? ये दिखने में कितना सुंदर लग रहा है। अपने मन में जूली अपने आप से बोलती है, अरे हैरान तो मैं भी हूँ कि मैंने तो कभी सिलाई सीखी ही नहीं, सिर्फ मुझे तो सिलाई करने का शौक था, लेकिन मैंने इतना सुंदर गाउन कैसे बना लिया? फिर जूली बोलती है, हाँ पूजा, ये गाउन मैंने ही सिला है। ये लो जूली, मैं यहाँ कपड़ा लेकर आई हूँ, मेरे इस कपड़े को बिल्कुल इतना सुंदर ही गाउन बनाना। ठीक है पूजा, मैं तुम्हें बिल्कुल ऐसा ही गाउन सिलकर दे दूंगी। लेकिन अब तो जूली के साथ जैसे मानो कुछ जादू ही हो रहा था। जूली जैसे ही मशीन पर अपना कपड़ा सिलने के लिए लगाती है, तुरंत ही उसका कपड़ा सिलकर तैयार हो जाता है और अपने आप ही उन कपड़ों पर सुंदर सुंदर लेस, बॉर्डर और डिजाइन बनकर तैयार हो जाते हैं। वो कपड़े इतने सुंदर बन जाते हैं कि जैसे मानो किसी परी के कपड़े हो। अरे जूली बेटा, तुम कितनी देर से कपड़े सिल रही हो? अरे जूली बेटा, तुम कितनी देर से कपड़े सिल रही हो? जाओ जाकर बाजार से सब्जी लेकर आओ। माँ देखो, मैंने कितने अच्छे अच्छे कपड़े सिले हैं। हाँ जूली, तुमने कपड़े तो बहुत ही अच्छे सिले हैं, लेकिन तुम्हारे पास लेस, सिप्पी मोती और ये सब कहाँ से आए? फिर जूली ने उस छोटी सी बच्ची के बारे में अपनी माँ को बताया। माँ, जब से वो बच्ची घर पर आकर गई है, तब से सारा काम अपने आप ही हो जाता है और मुझे किसी पैसों की जरूरत नहीं होती, सब कुछ इसमें अपने आप ही लग जाता है। फिर जब वो बाजार जाती है तो अपने फ्रेंड के कपड़े भी लेकर जाती है और उन्हें आधे समय दे देती है। पूजा, ये लो तुम्हारे कपड़े बन गए हैं। जूली, तुम्हें इतनी अच्छी सिलाई आती है, तुमने ये बात हमें कभी पहले क्यों नहीं बताई? तुम अभी जाओ, अभी मेरी मम्मी घर पर नहीं है, मैं कल सुबह आकर तुम्हें और कपड़े सिलने के लिए और तुम्हें इसके पैसे देने आ जाऊंगी। फिर अगले दिन उसकी फ्रेंड उसे कपड़े देने आई। जूली ने उनके लिए बहुत सुंदर सुंदर ड्रेस और गाउन बनाकर तैयार कर दिए। फिर एक दिन जूली के मन में बहुत ही अच्छे ख्याल आया। फिर वो अपनी माँ से बोली,
माँ, मैं चाहती हूँ कि मैं जो कपड़े सिलती हूँ आप मेरे उन कपड़ों के लिए एक दुकान खोल दीजिए। मैं अपने कपड़े सिलूंगी और आप उसे बेच देना। इससे हमारे घर का खर्च भी अच्छे से चलेगा और हमारे पास सब लोग आएंगे अपने अपने कपड़े सिलवाने के लिए। सबको पता चल जाएगा कि मैं इतनी अच्छी सिलाई करती हूँ और फिर हमें बहुत मुनाफा होगा, तो हम बहुत जल्दी अमीर भी हो जाएंगे। क्या कहती हो माँ? हाँ बेटा, तू बिल्कुल सही बोलती है, हमें बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए। जूली के कहने पर उसके माता पिता एक कपड़ों की दुकान खोलते हैं। उस कपड़े की दुकान से उन लोगों की बहुत ही अच्छी कमाई होती है और जल्द ही वे लोग बहुत अमीर बन जाते हैं। बड़ा मकान खरीद लेते हैं, घर के जरूरत का हर एक सामान खरीद लेते हैं, बल्कि अब तो गांव में सबसे बड़ा मकान उन्हीं का होता है। जूली और जूली की सिलाई मशीन की वजह से उनका पूरा परिवार बहुत ही खुशी खुशी रहता था। अमीर होने के बाद भी जूली गरीबों की खूब मदद किया करती थी। उसे अपने पैसों का बिल्कुल घमंड नहीं था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।